हेलो दोस्तों। कंप्लीट नोट्स टेस्ट और साथ में मैं शुभम कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्विज, साथ साथ में उसके साथ में जो स्टैटिक जीके बनती है वो। और अगर आप आज हम करने वाले हैं अपने इस टॉपिक पे कुछ कुछ जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के कुछ जो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ हमारे जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो। तो चलिए, अगर आप एसएससी से रिलेटेड या फिर ग्रुप, हाँ, रेलवे से या पुलिस से, आर्मी से या एनडीए सीडीएस वगैरह से या बैंक के, जहाँ पे भी जीएस आती है और खासतौर पे यूपी पैट से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिएगा, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो बोकारो स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था। जो स्टील प्लांट है बोकारो का वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था, आपसे पूछा गया है। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है रूस। यानी कि उस वक्त का जो सोवियत संघ रूस था उसने हमारे लिए क्या बनवाने की जो सहयोग किया था वो बोकारो स्टील प्लांट बनाने के लिए काफी योगदान दिया था। और अब चलते हैं थोड़ा सा बोकारो से रिलेटेड। ये देश का चौथा सबसे बड़ा इस्पात कारखानों में आता है और ये सोवियत संघ रूस की सहायता, जैसा कि मैं भी आपके बता के आया हूँ, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से कब बनाया था, 1965 में बनाया गया था। और इसका जो कार्य, इसको इसको पहले सेल की जो सहायक कंपनी थी उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में इसको योगदान दिया गया था और बाद में इसका जो कार्य, कारखाने का जो निर्माण कार्य है वो 6 अप्रैल 1968 से आरंभ कर दिया गया था। तो आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है, एक तो आपको ये याद रखना है किसके सहयोग से बनाया गया था। तो मैंने आपको बताया सोवियत संघ रूस की सहायता से बनाया था, 1965 में बनाया गया था ये। और इसने अपना कार्य निर्माण कब स्टार्ट किया, 6 अप्रैल 1968 को इसने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। आगे चलते हैं। हमारा हमारा क्वेश्चन है, विंग ऑफ द फायर जो आत्मकथा है वो किसकी है। विंग ऑफ द फायर जो पुस्तक है वो है एपीजे अब्दुल कलाम की। एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये पुस्तक है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी क्या संबोधित किया जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर मैं बात करता हूँ राजेंद्र प्रसाद की, तो देश के पहले राष्ट्रपति थे। तो जो इसका सही सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अब्दुल कलाम जी। इससे रिलेटेड कुछ जो किताबें हैं जो एग्जामों में काफी बार आ चुकी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की जो हमारे सामने पुस्तक है, जो सचिन तेंदुलकर जी की हमारे सामने पुस्तक है, एक क्रिकेटर थे। इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है वो लिखी है प्लेइंग इट माई वे, इनकी पुस्तक हो गई है। और साथ में किरण बेदी जी की जो किरण बेदी द्वारा लिखी गई पुस्तक है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है पंचतंत्र है। चाणक्य की सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये दोनों ही इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है। और इस पुस्तक में इन्होंने किसके बारे में बताया, वहाँ की जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति उसके बारे में इन्होंने वहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से आप इस पूरे का इस आगे चलते हैं। नेहा भुवानिया की जो पुस्तक है ए गाइड टू प्राइवेट इक्वेलिटी, अगर मैं बात करता हूँ नीरद सी चौधरी की, तो पैसेज टू इंग्लैंड है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सूरदास की, तो सूरदास की जो पुस्तक है हमारे सामने वो है लहरी साहित्य, लहरी सूरदास जी। सूरसागर वेद व्यास जी की जो भगवत गीता और महाभारत है। अगर मैं बात करता हूँ फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स है। एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एन ऑटोबायोग्राफी डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके एक पुस्तक पूछी जाती है बहुत बार। और फिर इससे आगे है ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर मैं आगे पुस्तकों की बात करता हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं हमारे प्रेमचंद्र जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। जो इनकी पुस्तक है गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, कार्यकलाप और प्रेम आश्रय। अगर मैं बात करता हूँ दिलीप कुमार की, एक एक्टर है, सबस्टोन्स एंड द शैडो। विक्रम सेठ की जो है ए सुटेबल बॉय है। अनिरुद्ध भट्टाचार्य की जो पुस्तक है द कैंडिडेट है। अशोक गुप्ता की है ए बिलियन इज इनफ। कल्हण की जो राजतरंग है काफी इंपोर्टेंट पुस्तक हो जाती है। और साथ में जयशंकर प्रसाद की तीनों ही पुस्तक काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो आपको कम से कम याद रखना है, एक तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो सारी पुस्तक है वो राज, और साथ में ये कल्हण की और जयशंकर प्रसाद की। और इससे पहले जो आपको याद रखना है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है और पंचतंत्र और ये चाणक्य वाली पुस्तक तो आपको कभी भी भूलनी नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान लगाया था वो किसने तैयार किया था।
तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दादू भाई नौरोजी। दादू भाई नौरोजी वह व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए पहली बार क्या स्टार्ट किया था, पहली बार इन्होंने देश के लिए जो राष्ट्रीय आकलन है वो तैयार किया था। अब अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो अब भारत में जो राष्ट्रीय आय का कार्य करता है वो करता है CSO, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अब इसको राष्ट्रीय आय को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। अगर मैं उस वक्त भारत की जो राष्ट्रीय आय की बात करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने राष्ट्रीय आय की जो बात की है वो की है 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी। अगर मैं टोटल भारत की आय की बात करूँ तो 340 करोड़ उस वक्त की भारत की टोटल टोटल मिलाकर के क्या थी, आय थी 340 करोड़ टोटल भारत की आय थी। और प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत को जो प्रति व्यक्ति आय आदमी था उसकी आय कितनी बैठती थी उस वक्त पे, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आदमी की बैठती थी। अगर हम थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं तो उनका जो जन्म होता है, उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को, और 30 जून 1917 को क्या हो जाते हैं, इनका स्वर्गवास हो जाता है। ये ब्रिटिश कालीन भारत में एक पारसी धर्म से संबंधित है। और ये बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और कपास के व्यापारी थे। अगर इनकी बात करूँ तो एक राजनीतिज्ञ और समाज सेवक भी थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन, ये वाला जो लाइन है आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है दादू भाई नौरोजी। और ये इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम में क्या रहे हैं, ये MP भी रह चुके हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये काफी इंपोर्टेंट है। और इस पुस्तक के तहत ही दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत से अंग्रेज साक्षरधन ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार आपसे इसमें 2 क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं। एक तो बन जाता है आपके लिए ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, और साथ के साथ में मैं बता दूं आपको दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हमारी पुस्तक बन जाती है। तो आई होप ये दोनों ही। और मैं आपको एक बात और बता दूं, भारत की ओर से अगर कोई व्यक्ति पहली बार जाकर के इंग्लैंड में PM बनता है, यानी कि जो सांसद बनता है, वो कौन बनता है, वो दादा भाई नौरोजी ही बनते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि आज का जो हमारा क्वेश्चन, जो कि आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, आज का जो हमारा सवाल है, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। आपको इसको कमेंट में आंसर बताना है। आज अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति आपसे पूछा गया किस देश में हुई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। आपको इन सब की जो PPT है या PDF है वो सबको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सीधा इस PDF को पूरे को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो इंग्लैंड की राजधानी है वो है लंदन। इंग्लैंड की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अगर मैं बात करता हूं तो बर्लिन और भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली इसकी राजधानी बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 4 राजधानी सीखी है। 4 राजधानी के साथ साथ मैं बताता हूं आज आपको कि जो कुछ डिफरेंस है किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, वो ग्रेट ब्रिटेन के और इंग्लैंड के बीच में। तो इन चारों के बीच में मैं आपको जस्ट अंतर बताता हूँ। मैं नीचे से आना स्टार्ट करता हूँ। तो इंग्लैंड, आप देख रहे होंगे मैप में, ये रहा इंग्लैंड, पूरा यहाँ पे इंग्लैंड है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने मार्क किया है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है। और इसमें कितने देश आते हैं, इसमें वेल्स आता है, इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है। तो इस प्रकार से इसमें ग्रेट ब्रिटेन में कितनी कंट्री आती है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत जो कंट्रियों की संख्या है वो कितनी है, वो आती है 3। अगर मैं बात करता हूँ यूनाइटेड किंगडम की, जब यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में हम एक देश और शामिल कर लेते हैं और उस देश का नाम क्या है, उत्तरी आयरलैंड। उस देश का क्या नाम है, उत्तरी आयरलैंड। तो इस प्रकार से ये उत्तरी आयरलैंड के साथ साथ में हमारा बन जाता है यहाँ पे उत्तरी आयरलैंड जो देश है। तो यहाँ पे जो देशों की संख्या है वो 4 है। और जबकि मैं बात करता हूँ तो इस हम ब्रिटेन द्वीप समूह की, तो ब्रिटेन द्वीप समूह में कितने देश आते हैं, तो यहाँ पे 5 देश आते हैं। तो जस्ट हमें 5वां देश नहीं पढ़ना है, हमें तो यूनाइटेड किंगडम के और ग्रेट ब्रिटेन के और इंग्लैंड के बीच में जो अंतर बताना था वो बता दिया। इंग्लैंड खुद में एक देश है जिसकी राजधानी मैंने आपको बता दिया, टेम्स नदी के किनारे यहाँ पे लंदन बसा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया लंदन यहाँ पे बसा हुआ है एक टेम्स नदी के किनारे। इंग्लैंड जिसकी राजधानी, अगर मैं स्कॉटलैंड और वेल्स की बात करता हूँ तो क्या कहलाते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के साथ में अगर मैं
ग्रेट ब्रिटेन के साथ में उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दो तो यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो इस प्रकार आपने इसका आज अंतर सीख लिया होगा कि आपने कहीं कहीं दोनों तीनों वर्ड ही बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपके मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई? तो जो इसका आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हो जाती है। अभी चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में। अगर संविधान सभा की स्थापना की बात करते हैं तो 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। 6 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना कर दी जाती है। अगर मैं बात करता हूं जो इसकी पहली बैठक थी वो कहां पे की गई थी? संसद भवन सेंट्रल हॉल में इसकी स्थापना, इसकी प्रथम बैठक की गई थी जिसकी अध्यक्षता, जिसमें जो संविधान सभा को संबोधित करते हुए प्रथम जो व्यक्ति थे वो कोतनी जे.बी. कृपलानी थे, और जो जिसकी जो अध्यक्षता थी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जिनको चुना गया था वो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी कौन व्यक्ति थे? जिन्होंने भारत के लिए कि ऐसे ही अध्यक्षता चुनी गई थी संविधान सभा में। और इसमें मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था? अपने अलग देश पाकिस्तान की मांग करते हुए इसका बहिष्कार कर दिया था। अगर मैं बात करता हूँ 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के लिए ये स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, और इसके जो उपाध्यक्ष चुने गए थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे। अगर मैं बात करता हूँ 22 दिसंबर 1947 को भारत ने अपना तिरंगा यानी कि जो भारत को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपना लिया था 22 दिसंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे जितने मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस पहला जो स्वतंत्रता दिवस है वो उसे घोषित कर देता है। अगर ये बात करता हूँ मसूदा समिति की, तो ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या बाबा साहिब अम्बेडकर, और उनके साथ में जो कुछ अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों इस पूरी कमेटी के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगली जो हमारा हेडिंग है वो है 16 जुलाई 1948 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी, जो वी.टी. कृष्णाचारी थे ये संविधान सभा के क्या बना दिए गए हैं? दूसरे निर्वाचित अध्यक्ष बना दिए गए थे। अगर मैं बात करता हूँ 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाता है, और इसको 26 जनवरी को लागू कर दिया जाता है। और साथ के साथ में इसमें कुछ जो प्रावधान थे वो यहाँ पे क्या कर दी जाते हैं, अडोप्ट कर लिए जाते हैं कि आज से यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ जो धाराएं हैं वो भारत में लागू स्टार्ट हो जाती है। कुछ आर्टिकल 86 और 14 है। और 24 जनवरी 1950 को भारत में जो भी अब बचा कुचा रह गया था वो हमने यहाँ से संविधान सभा में जो साइन थे, यानी कि जो संविधान पे साइन करने वाले अगर सदस्यों की बात करो तो 284 सदस्य वो थे जिन्होंने उस दिन संविधान सभा में उपस्थित थे यानी कि प्रेजेंट थे। उन्होंने भारतीय संविधान सभा पे क्या किए थे? सिग्नेचर किए थे। अगर ये बात करता हूं तो 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया था? राष्ट्रपति इनको बना दिया जाता है। आगे चलते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आपसे पूछा गया है जो संविधान सभा का निर्माण था उसके लिए, यानी कि जो संविधान का निर्माण था उसमें भारत को कितना समय लगा, यानी कि जो मसूदा समिति थी उसी यानी कि ड्राफ्ट कमेटी थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है तो 2 वर्ष 11 माह, सॉरी ये नहीं है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका आंसर हमारा बन जाता है। इसका आंसर कितना बन जाता है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जो मसविदा जो समिति थी यानी कि ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ड्राफ्ट कमेटी के यहाँ पूछा गया आपसे हेड कौन थे? तो जो इसके हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ में और अन्य जो सदस्य थे वो टोटल इस कमेटी में 7 सदस्य थे। अन्य जो सदस्य 6 सदस्य थे, जस्ट उनका नाम भी हम जान लेते हैं। कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद साउदुल्ला, अद्दाली कृष्णमाचार्य अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर एंड माधव राव टी.टी. कृष्णमाचारी। तो इस प्रकार से ये 6 सदस्य हमारे बन जाते हैं जो कि उस दिन मसौदा समिति में क्या थे? प्रेजेंट थे, यानी कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उन्होंने भी इसमें क्या दिया था? अपना पार्टिसिपेट किया था। अगर हम भारतीय संविधान
ये तो हो गए मसूद हसैनी के ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं संवैधानिक सलाहकार की बात करता हूँ तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव यहाँ पे क्या थे, संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो किस किस प्रकार की है। आपसे पूछा गया है कि ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो किस प्रकार की है। जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्रशासनिक प्राधिकरण, यानी कि प्रशासनिक प्राधिकरण इसका सही आंसर हमारा बन जाता है। तो इस प्रकार से अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट की बात करता हूँ तो बलवंत राय मेहता समिति की अगर मैं बात करता हूँ, बलवंत राय मेहता समिति क्या थी उसके बारे में जस्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भारत आजाद हो जाता है तो भारत में कुछ जो सपने होते हैं, जैसे कि दो व्यक्तियों के सपने होते हैं देश को चलाने के लिए, और एक तो होते हैं उनमें गांधी जी, एक गांधी जी होते हैं और एक होते हैं अंबेडकर। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों की बात करता हूं तो जो गांधी जी थे वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि जो भारत की मुख्य शक्ति हो, यानी कि जो भारत का मुख्य मुख्य लोकतांत्रिक पथ बने वो गांव से होकर चले। और जबकि अंबेडकर जो चाहते थे वो चाहते थे कि हम गांव को महत्वता देते हुए जो सारी शक्ति है वो शहरों में विकसित करें। तो इस प्रकार से अब महात्मा गांधी जी 1948 में मर जाते हैं, तो इनकी वैल्यू को, इनकी बात को और बढ़ाने के लिए इन्हीं के एक शिष्य है जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि भारतीय पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया, गांव ग्राम पंचायत में ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बलवंत राय मेहता समिति में अपना योगदान देने के लिए बलवंत राय मेहता समिति को योगदान उन्हें बनाने के लिए कहा। और बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया कि इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया, और समिति ने ग्राम स्थानीय स्तर के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया। यानी कि इसने क्या कहा, 3 प्रकार की जो व्यवस्थाएं रखी गई त्रिस्तरीय, आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के सुझाव दिए, तो आप कहेंगे उसका जो आंसर है त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो इन्होंने, हाँ, अपने सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव थे, अगर मैं बात करता हूं तो एक ग्राम सभा, अगर ग्राम सभा की बात करता हूं तो यहाँ पे ग्राम पंचायत होगी। अगर मैं खंड यानी कि ब्लॉक पंचायत की बात करता हूं तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे पंचायत समिति होगा। अगर मैं बात करता हूं तो जिला, और जिले में क्या होगा, जिला परिषद होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने त्रिस्तरीय अपना योगदान देने की कोशिश किया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को जन समूह के बीच इसका क्या कर दिया गया, इसका शुभांकरण कर दिया गया। अब इसी के साथ साथ में आपसे पूछा जा चुका है कि पंचायती राज समिति जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी या पंचायती राज भारत में कब मनाया जाता है, तो जस्ट जो इसका आंसर होता है 24 अप्रैल इसका आंसर हो जाता है। तो 24 अप्रैल इसका आंसर हो जाता है। मैंने बताया आपको पंचायती राज समिति या पंचायती दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, इस दिन को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर 1900 को इसका क्या कर दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज समिति किस जगह पे स्टार्ट होती है, तो आपसे नागौर इसका आंसर हो जाता है। राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट होती है और ये 1 नवंबर 1969 को 1 नवंबर 1959 को क्या कर देता है, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जाता है जो इसे पूर्ण रूप से पूरे राज्य में लागू कर देता है। तो आई होप इसमें जो आपको सबसे पहले याद रखना है वो याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति से रिलेटेड कि इसमें 3 जो 3 स्तर थे वो कौन कौन से दिए गए थे। अगर जो फिर आपसे पूछा गया बलवंत राय मेहता समिति वो पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसे अपने राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, तो आंध्र प्रदेश था। अगर मैं बात करता हूं तो जो इसका दूसरा सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप था किस अवधि में तैयार किया गया। तो जो इसका आंसर हो जाता है वो इसका आंसर हो जाता है, जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है दिसंबर 1940 से लेकर नवंबर 1949 तक इसका कार्य चलता है। और 9 दिसंबर से इसका कार्य स्टार्ट हो जाता है और 9 दिसंबर से बाद में इसमें क्या हो जाता है, 9 दिसंबर से लेकर 26 नवंबर तक ये अपना संविधान प्रारूप तैयार करता है। तो जस्ट इसका जो आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था वो कब अस्तित्व में आया। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ से आपको, तो जो ये अस्तित्व में आया ये आया 1945 में और ये आया 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945 को जो जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उस वो बन गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। और साथ साथ में जो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब मैं उसकी ओर चलता हूं आपके सामने। तो इस प्रकार से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया था। तो उसमें जो हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या थी उस वक्त उसमें 50 सदस्य थे। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली है उस जो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने वाले 5 देश थे, उन 5 देशों की बात करता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम। उस वक्त के जो 5 देश थे उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की बात करता हूँ तो 193 इसमें सदस्य शामिल है। अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें इसके मुख्यतः 5 इसमें इसके मुख्यतः कुछ अंग भी है, जैसे कि इसके 6 मुख्यतः अंग होते हैं। महासभा सुरक्षा परिषद है, आर्थिक व सामाजिक सचिव है, और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके न्यायालय की बात करता हूँ तो ये कहाँ पे स्थित है, ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषाएं दी गई है वो कितनी भाषाएं, वो 6 भाषाएं हैं। अगर मैं 6 भाषाओं की इनकी बात करता हूँ तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फारसी, रूसी और स्पेनी, इस प्रकार की 6 भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल की गई है। ये काफी इंपोर्टेंट, जितने भी आपके सामने इस बार ये फैक्ट है सारे के सारे इंपोर्टेंट है, कोई भी फैक्ट इस बार कमजोर नहीं है। अगला जो है सबसे इंपोर्टेंट भारतीयों के लिए जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है कि 1953 में 8वें संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रथम महिला अध्यक्ष होने का जो गौरव प्राप्त है वो किसे है, वो है विजय लक्ष्मी पंडित को। आपने बहुत बार ये वैसे पढ़ा होगा बट आपको इसके ईयर का नहीं पता है। तो ईयर कौन सा है, 1953 इसका पहला इसका जो सत्र था, 8वां सत्र था, उसके दौरान इन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। अगर मैं बात करता हूं तो जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो रहती है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु भारत में कब से स्टार्ट हो जाती है, जब भारत से मानसून स्टार्ट हो जाता है। और भारत में मानसून अब कब से स्टार्ट होता है, कहाँ से आता है, भारत में जो सबसे पहले जो केरल राज्य है वहां से मानसून स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ साथ में अब क्या होता है, भारत में शीत ऋतु का स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अन्य तथ्यों के बारे में तो विश्व की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो किस देश में है, वो है नेपाल में। और इसको किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है एवरेस्ट के नाम से। अगर ये बात करता हूँ तो पिछले वर्ष जब एसएससी के एग्जाम हुए तो एसएससी ने क्या किया था, जो एवरेस्ट का पुराना नाम था वो उससे पूछा गया था कि एवरेस्ट को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए थे, बट मैं आपको सीधा सीधा सा उसका नाम बता देता हूँ। ये मेरी वाली शिफ्ट में आया था, तो ये जो हमारा आंसर बन जाता है इसका कि माउंटेन एवरेस्ट का एक अन्य नाम कौन सा है, एक अन्य नाम है 15, यानी कि एक्सवी इसको कह सकते हैं। और इसका जो अगर मैं बात करता हूँ तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो चीन या तिब्बत में तो इसको चोंगमा डोंगलुंग के नाम से इसको जाना जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है किस महीने में होता है, जस्ट यही अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जून के प्रथम महीने में इसका स्टार्ट हो जाता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है वो मैं अभी आपको बता के आ गया हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी है, गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला है भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है, सबसे चौड़ी जो नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की पहली बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, वो है दामोदर परियोजना। और वो 1948 में क्या थी, कार्यरत स्टैब्लिश्ड हो गई थी। अगर मैं बात करता हूँ देवदार जो वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थानों पे पाए जाते हैं, तो जो देवदार के वृक्ष है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, समशीतोष्ण जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसमें पाए जाते हैं। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोदावरी इसका आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभयारण्य है वो किस राज्य में पाया जाता है, यानी कि जो बांदीपुर का जो जंगल है वो किस में पाया जाता है, वो कर्नाटक में हमारा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की जो सबसे गहरी झील है वो कौन सी है, बेकाल झील। और सबसे बड़ी झील की बात करता हूँ तो मैं सबसे बड़ी जो झील की बात करता हूँ कैस्पियन सागर है। अगर मैं बात करता हूँ अगला भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान मानिसराम है वो किस राज्य में है, तो मेघालय में स्थित है। अगर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो इसका आंसर हमारा केरल हो जाता है। तो किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट जो हमें रिंग दिखाई देते हैं वो कौन सा है, वो है शनि। अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान की इनके पास जो पाक स्टेट है वो किन देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के ये बीच में है। अगर मैं बात करता हूं तो भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन किस से जाना जाता है, तो ये है हमारा है सिस्मोलॉजी।
और सिस्मोग्राफ पे ये क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाले जो तीव्र आर्द्रता हवाएं को क्या कहते हैं, यानी कि आपसे कहाँ कहाँ से पूछा गया, असम से पूछा गया, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉर्वेस्टर इनको क्या दिया जाता है। अब आपको इसकी पूरी की जो पूरी पूरी जो हमारी पीपीटी होगी, वो हमारी पूरी पूरी पीपीटी कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो आप वहाँ पे जाकर के इस पूरी पूरी पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे जैसे कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन किया, उनके आंसर नहीं थे तो, बट उनसे रिलेटेड जो आंसर है वो हमारी इस पूरी पूरी पीपीटी में मिल जाएंगे। आई होप मेरे द्वारा ये बनाई गई वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास में।